हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर। अभी तक हमने जो चैप्टर 1 था लेटर टू गॉड, और उसमें जो आपकी 2 पोएम्स थी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइज, दैट वी हैव कंप्लीटेड। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अब सुनने में क्या लगता है कि अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्या मतलब हो सकता है? ठीक है, फ्रीडम पता समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है ना, और लॉन्ग वॉक भी समझ में आ रही है, लेकिन ये किस रेफरेंस में बात हो रहा है? नेल्सन मंडेला कौन है? इनके बारे में आपने कभी सुना है या नहीं सुना है? आई एम श्योर कुछ लोगों ने तो पक्का सुना होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी पता हो, बट नाम तो उनका पक्का सुना ही होगा। ओके, सो नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की क्यों इतनी प्रोमिनेंस है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट टर्म है, और ये जो हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका क्या मतलब है? तो ये जो चैप्टर है ना, वो आपका एक छोटा सा पार्ट है किसका? ऑटोबायोग्राफी का। किसकी? नेल्सन मंडेला की। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है जी? पहली बात करते हैं बायोग्राफी की। बायोग्राफी क्या होती है? जब आप किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हो। इनकी लाइफ मतलब कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर रहे हैं, कोई प्रोमिनेंट आपके लीडर रहे हैं, या कोई भी एक्ट्रेसेस जो भी हैं, कोई भी हो, उनके बारे में आप लिखा हो, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखा जाता है जब, दैट इज नोन एज बायोग्राफी। मतलब लाइफ, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स स्टोरी। तो बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी जब आप लिखते हो, दैट इज नोन एज अ बायोग्राफी। अब जब इसके आगे आप ऑटो लगा देते हो, तो ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद की लाइफ स्टोरी, खुद के द्वारा लिखी गई। मतलब ऑटोबायोग्राफी जो है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ अबाउट हिज स्ट्रगल्स, about his life story of how he became the first black president of South Africa, and why is it of so importance, so prominence। क्या ऐसा remarkable था इसके बारे में कि हम आज भी उनको देख रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एक एक्सट्रैक्ट हम अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं। व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ, क्या उनकी लाइफ जर्नी रही, जिसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, ये जो बुक है, इसका जो कवर पेज है वो आपका कुछ ऐसा दिखता है, जो अभी हमने देखा, दैट इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑलराइट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, दैट इनहेरेंटली मीन्स, मतलब अपने आप ही उसका मतलब आता है कि उसको किसने लिखा है? नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। ऑलराइट, एंड हु वॉज ही? अबाउट द ऑथर, ऑथर का नाम हमें पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ऑथर। यूजुअली अलग होता है, नाम आपका होता है, लेकिन यहाँ तो आपके चैप्टर में ही नाम है, सो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। उनके बारे में देख लेते हैं। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी विच वॉज रिटन बाय नेल्सन मंडेला, who was born on 18 July 1918, and he died on 5 December of 2013. All right, the first black president of South Africa. अब वो कैसे बने फर्स्ट ब्लैक? यहाँ पे फर्स्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोला जा रहा है कि कैसे बने, क्या उनके सर्कमस्टांसेस थे, कि ये कितना इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्या कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो प्रेसिडेंट बने एक पूरी कंट्री के, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। अब बिफोर यू रीड, यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी आउटलाइन, हमने पहले लेटर टू गॉड में भी देखी थी, जब आपको एक आउटलाइन गिवन होती है, या फिर आपको एक हल्का सा आइडिया दिया जाता है, ताकि यू इमर्स इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग द चैप्टर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, आप दिमाग थोड़ा एक्टिव करो इसको पढ़ के, कि आगे हम क्या देखने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बिफोर यू रीड सेक्शन में क्या गिवन है? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? मतलब अपार्थेड जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक सेटअप है,
किस चीज़ का? जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, मतलब भेदभाव करते हो, किस चीज़ के बेसिस पे? किसी के रेस के ऊपर, किसी के स्किन के कलर के ऊपर। जब आप एक पूरे सेगमेंट ऑफ पीपल को डिस्क्रिमिनेट करते हो, उनको अप्रेस करने की कोशिश करते हो, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, वाई? जस्ट बिकॉज दे आर ऑफ अ डिफरेंट रेस, उनका जो स्किन का एक कलर है वो डिफरेंट है। तो अपार्थाइड जो वो सिस्टम था, वो पॉलिटिकल सिस्टम था जो एग्जिस्ट करता है कंट्रीज में। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है अगली लाइन में कि कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अब देखा जाए तो ये जो बुक आई थी वो आई थी 1994 में, ओके। और in the same year Nelson Mandela was sworn in as president of South Africa. तो that means कि इसका आंसर जो है वो हमारा साउथ अफ्रीका ही होने वाला है। Why? Because until very recently it was under the influence, under the dominance of the superior race. अब वो कौन सी रेस थी वो हम आगे देखेंगे, ओके। Have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का मतलब है उस पार्टी से बात हो रही है जिससे वो बिलोंग करते थे। ऑब्वियसली बात है, जब वो इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस हुए होंगे, और इलेक्शंस होने के लिए यू नीड अ पार्टी, यू नीड मल्टीपल पार्टीज जिनके बीच में मेजॉरिटी होगी, माइनॉरिटी होगी, एंड देन द सुपीरियर द पार्टी हैविंग द मेजॉरिटी विल विन द इलेक्शंस। ऑलराइट, उनकी ये जो पार्टी है स्पेंट अ लाइफ टाइम, अब वो यहाँ पे बता रहे हैं नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उनकी पार्टी थी उसके बारे में वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, दैट बिफोर यू रीड द चैप्टर आपको पता होना चाहिए। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। क्या करा उन्होंने? अपनी पूरी लाइफ टाइम, मतलब अपना पूरा जो जिंदगी थी, पूरा जीवन काल था, वो उन्होंने किस चीज़ के अगेंस्ट लड़ने में लगा दिया? अपार्थाइड सिस्टम, जो क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेपरेट करता है पीपल को, जो सेपरेट करता है लोगों को, डिस्क्रिमिनेशन करता है किसके बेसिस पे? उनके रेस के बेसिस पे, उनके ओरिजिन के बेसिस पे और उनके स्किन के कलर के बेसिस पे, ओके। मंडेला had to spend 30 years in prison. Just imagine, he spent 30 years in prison, मतलब एक नोबल कॉज के लिए, द फ्रीडम के लिए ही स्पेंट 30 years. It's a very long time to spend in prison. All right. So Mandela also spent 30 years in prison. ये अभी हमें पता लग गया उनके बारे में. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. Democratic elections, democracy मतलब एक गवर्नमेंट जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें आपकी जो एक कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो बाकी सबको रूल कर रहा है। नो, all of the people, everybody in the country is equal and have equal rights in governing the country. और वो कैसे होता है? जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं। एक हायरार्की है, एक सिस्टम बना हुआ है कि हमारे ही चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके कुछ चूज करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली दे सिलेक्ट हु इज गोइंग टू गवर्न द नेशन। ऑलराइट, सो ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे पहली बार क्या कब हुए? 1994 में हुए साउथ अफ्रीका में। ऑलराइट, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। एक नए नेशन की उस दिन से शुरुआत हुई, और जो नेल्सन मंडेला हैं, जो मंडेला हैं, यहाँ पे बोला गया वो क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। किस कंट्री के? साउथ अफ्रीका के। Alright, Mandela speaks about in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom उस बुक का नाम है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. इस बुक में वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक हिस्टोरिक एक ओकेजन, मतलब एक ऐसा ओकेजन जो हिस्ट्री में याद किया जाएगा और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ऐसे एक इवेंट के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, जिस इवेंट को वो क्या बुला रहे हैं? द इनॉग्रेशन। किसी चीज़ का इनॉग्रेशन मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की वेलकम पार्टी, किसी चीज़ की स्टार्ट, किसी चीज़ की जब शुरुआत को सेलिब्रेट किया जाता है उसको इनॉग्रेशन कहते हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC। क्या बोल रहे हैं?
कि आप क्या गेस कर सकते हो कि ये इनॉग्रेशन किस चीज़ का था? क्या उन्होंने पार्टी सेटअप करी थी, या फिर वो कोई मूवमेंट जीत गए थे, या फिर वो किसी से मिलना चाहते थे, किसी हायर अथॉरिटी से वो मिल गए थे, या ऐसी कोई अचीवमेंट हुई होगी, ऐसा हम गेस करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि वी डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो ये हमारा गेस है। अब यहाँ पे क्या है, एक आपको न्यूज़ आइटम गिवन है, किसके द्वारा? BBC के द्वारा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल के द्वारा, जो मीडिया है, ऑफ 10th मई 1994, 10 मई 1994 को एक आर्टिकल निकाला था BBC ने। उसके थ्रू अब आप क्या करो, थोड़ा और गेस करने की कोशिश करो कि आगे कि उस दिन पे क्या हुआ था। ऑलराइट, मतलब जो इनॉग्रेशन जो नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा है, वो किस बारे में था। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये वो न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. White rule. See, अब यहीं से आपको समझ में आता है the technicality of the apartheid system. Apartheid system क्या करता है, आपको people को, एक political system है जिससे क्या करते हैं, separate करते हैं, segregate करते हैं लोगों को on the basis of their color. तो यहाँ पे सबसे जो significant word आ रहा है वो है white rule. क्या जो dominating party थी, जो डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ पीपल था, वो क्या थे? दे वर वाइट पीपल। उनके जो स्किन का कलर था दैट इट वाज वाइट। ऑलराइट, तो नेल्सन मंडेला क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। आफ्टर कितने टाइम बाद? 3 centuries, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 300 years दे वर अंडर द डोमिनेंस। ठीक है, 300 साल बाद वहाँ पे क्या हुए? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और जिसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला बने। और ये रूल, ये जो डोमिनेंस थी, ये जो पूरा पावर डायनामिक्स था, वो किसके हाथ में था? वाइट पीपल के हाथ में था। ऑलराइट, Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 250 seats of the 400 seats in the first democratic elections of the South Africans history. Mr. Mandela की जो ANC, जो आपकी African National Congress, जो उसकी पार्टी का नाम था उनकी, उसने क्या करा? 400 में से जो उनकी 400 सीट्स थी मेजॉरिटी लेने के लिए, मतलब जितने सीट्स पे इलेक्शंस लड़े जा रहे थे, उसमें से उन्होंने कितनी सीट्स जीती? 252। दैट इज़ अ वेरी गुड मार्जिन। क्यों? क्योंकि 50% वोट्स आपको चाहिए होते हैं, 50% सीट्स चाहिए होती हैं, उससे ज़्यादा ही चाहिए होती हैं जब आप मेजॉरिटी बना पाते हो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो मेजॉरिटी से, सॉरी 50% से बहुत ऊपर थे। दैट इज 250 सीट्स दे हैड आउट ऑफ 400, एंड हेंस इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मिस्टर मंडेला वाज मेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ऑलराइट, किस कंट्री के? साउथ अफ्रीका के। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जो inauguration ceremony है, मतलब जब प्रेसिडेंट जो बनने के बाद में जो सेरेमनी होती है, एक नए नेशन की शुरुआत हो रही है, 300 साल के रूल के बाद एक नया सवेरा हुआ है, एक नया नेशन खड़ा हुआ है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इस नेशन की जो शुरुआत हो रही है, जो प्रेसिडेंट बने हैं, उनके जो इनॉग्रेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? इट वाज हैपनिंग इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर जो होता है वो इस तरीके का थिएटर होता है कुछ, जिसमें क्या होता है, ऊपर आपकी कोई कवरिंग नहीं होती, इट इज़ एन ओपन एरिया। ठीक है, जिसमें लोग आपके बैठ सकते हैं। क्लियर? और कहाँ पे हो रहा था? प्रिटोरिया में हो रहा था, जहाँ पे कौन कौन आए थे? 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज आए थे। पॉलिटिशियंस मतलब जो आपके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं, और डिग्नेटरीज मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब 140 कंट्रीज से वो डिग्नेटरीज एंड पॉलिटिशियंस वहाँ पे मौजूद थे। तो इसी से हमें ग्रेविटी महसूस हो सकती है कि ये कितना बड़ा इवेंट था हिस्ट्री में, जिसको जाना गया अभी भी कि 140 कंट्री के क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज वहाँ पे मौजूद थे फॉर अ स्वेरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अ प्रेसिडेंट। ऑलराइट, नेवर
never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. अब ये quote unquote में डाला गया है, that means it was being said by somebody. क्या कह रहे हैं? that never again with this beautiful land experience the oppression of one by another. मतलब आज के बाद कभी भी फ्यूचर में ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो सुंदर हमारी जो लैंड है, हमारी जो मदर लैंड है, जो कंट्री है, वो कभी भी ऑपरेशन नहीं झेलेगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे. अब एनिमल्स थोड़ी ना आके हमको ऑपरेस कर लेंगे, लोग ही आपस में एक दूसरे को ऑपरेस करते हैं ना, जिसके हाथ में पावर होती है वो दूसरे बंदे को ऑपरेस करता है. ऑलराइट, तो वो ये कह रहे हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा. नोबडी विल बी एबल टू डोमिनेट द अदर पर्सन और ऑपरेस द अदर पर्सन, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. एड्रेस मतलब जब वो सबको एड्रेस कर रहे थे, उनकी स्पीच स्टार्ट हो रही थी, उन्होंने ये बोला था. तो डॉट 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 का मतलब यहाँ पे क्या है कि द स्पीच वॉज वेरी लॉन्ग, लेकिन अभी हम यहाँ पे आर्टिकल में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने इतना सा उनका कोड डाला है कि वो उन्होंने ऐसे करके अपनी स्पीच स्टार्ट करी थी. एंड आगे फिर वहाँ के सीन के बारे में बात हो रही है कि व्हाट वाज द सीन लाइक, मतलब कंट्री क्या कर रही थी, कंट्री खुश थी या क्या सिनेरियो था वहाँ पे. तो जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. मतलब जुबलियन सीन्स मतलब बहुत खुशी का माहौल था, एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग, और हर तरीके के लोग, ब्लैक भी थे, वाइट भी थे और दूसरे कलर के भी लोग थे, मतलब अलग अलग डिसेंट, अलग अलग रेस के लोग भी थे वहाँ पे. एंड ऑल ऑफ देम वर सेलिब्रेटिंग टुगेदर. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joys. 1 लाख से ज़्यादा men, women and बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, who were singing and dancing and were happy. Alright, तो ये था वो BBC का आर्टिकल. ठीक, अब यहाँ पे आपके चैप्टर का जो उनकी बुक है उसका एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. 10th May dawned bright and clear. dawn का मतलब क्या होता है? सुबह, अर्ली मॉर्निंग. तो जो 10th of May थी, जब उन्होंने वो इनॉग्रेशन हो रहा था और जब उन्होंने अपनी स्पीच दे रहे थे, इट वॉज अ ब्राइट एंड सनी एंड क्लियर डे. और मतलब उस दिन कोई भी बादल नहीं, बारिश नहीं, कोई भी एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं था. इट वॉज अ ब्राइट क्लियर सनी डे. एंड देन व्हाट हैपेंड? फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है वो हमारा वोकैबुलरी का वर्ड है, दैट मीन्स हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए, जिसका मतलब ये है टू बी besieged by, टू बी सराउंडेड क्लोजली by, मतलब वो घिरे हुए थे लोगों से. अब यहाँ पे आए, अब जब भी हम बात करेंगे, अब यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, ऑटोबायोग्राफी में से एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो आए जब भी मेंशन होगा तो वो नेल्सन मंडेला ही बात कर रहे हैं. ठीक है, द स्पीकर इज नेल्सन मंडेला. ऑलराइट, उन्होंने क्या बोला कि दैट आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मतलब आप सराउंड तो लोगों से भीड़ भाड़ में भी हो सकते हो ना, बट ही वॉज वेरी प्लेजेंटली सराउंडेड बाय, क्लोजली सराउंडेड बाय डिग्निटरीज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वहाँ पे इनाग्रेशन अटेंड करने आए थे. और वो क्या कर रहे थे? दे वर पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स, मतलब वो उनको कंग्रेचुलेट करने आए थे. दे वर पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स बिकॉज इतना लंबा स्ट्रगल उन्होंने झेला था एंड फाइनली इट हैड हैपेंड, दे हैड अचीव्ड जो उन्होंने इतनी टाइम से स्ट्रगल करके वो पाना चाह रहे थे. ऑलराइट, The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ऐसी ये जो इनाग्रेशन का जो इवेंट था ना, इट वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, मतलब इतने सारे इंटरनेशनल डिग्निटरीज का होना, इट वॉज गोइंग टू बी अ वन टाइम इवेंट इन हिस्ट्री. ऑलराइट, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. अब जो ये जो वन टाइम इवेंट है, जो साउथ अफ्रीकन सॉइल पे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे इंटरनेशनल डिग्निटरीज आपके साउथ अफ्रीकन सॉइल पे मौजूद हों. वो इवेंट कहाँ पे हो रहा था? सैंडस्टोन से बना एम्फी थिएटर, जो अभी हमने देखा था पीछे कि एम्फी थिएटर आपका एक ओपन थिएटर होता है जिसमें ऊपर सीलिंग नहीं होती. इस जगह पे ये इवेंट टेक प्लेस कर रहा था. अब इसका डिटेल में प्रॉपर मीनिंग क्या है? अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स
टिपिकल ऑफ एंशंट ग्रीस एंड रोम। मतलब इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो इट डेट्स बैक टू एंशंट टाइम्स, मतलब बहुत पुराने टाइम्स में जो ग्रीस और रोम का जो स्ट्रक्चर होता था उसके जैसा दिखता है। जैसे उसमें क्या होगा कि बीच में स्टेज होता है एंड देन द स्टेप्स, मतलब जो रोज बनाई जाती हैं वो ऐसे क्या होती हैं, वो हाइट में बढ़ती चली जाती हैं। मतलब अगर हम साइड से देखेंगे तो ये ऐसे हो जाती हैं। तो क्या होता है, सबसे ऊपर बैठने वाले बंदे को भी सब कुछ क्लियरली दिखता है कि नीचे स्टेज पे क्या हो रहा है। क्लियर? ठीक है। अब सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब क्या होता है, आपका एक कलरफुल स्टोन होता है जिससे, जैसे अभी हमारे यहाँ पे रेड फोर्ट भी हमारा जो लाल पत्थर से है, इसमें थोड़ा अलग कलर का भी पत्थर होता है, उस पत्थर से वो एम्फी थिएटर बनाया गया था। कहाँ पे? प्रिटोरिया में। यूनियन बिल्डिंग जो थी, एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग है वहाँ पे जहाँ पे इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और वो कौन सी जगह पे हो रहा था? प्रिटोरिया में हो रहा था। ठीक है। फॉर डेकेड्स, मतलब दसियों साल के लिए, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मतलब क्या थी कि ये जो सीट्स थी, जो ये एम्फी थिएटर था, इसके अंदर जो रोज और जो सीट्स थी वो किसके लिए थे? रिजर्व थी वाइट सुप्रीमेसी, मतलब वाइट पीपल, वाइट रेस पीपल के लिए रिजर्व थी। अभी तक उनका ही पूरा पावर डायनामिक्स चल रहा था एंड दीज सीट्स वर ओनली ऑक्यूपाइड बाय द वाइट पीपल। ऑलराइट, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब अभी तक क्या था कि एक वाइट सुप्रीमेसी थी, वाइट रेस वाले लोगों का ही वहाँ पे डोमिनेंस था, लेकिन आज एक सीन डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? दैट वो क्या बना रहा था वहाँ पे? द साइट वॉज अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे अलग अलग कलर के लोग कपड़े पहन के बैठे थे, वो मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये मतलब है कि हर रेस का बंदा वहाँ पे मौजूद था, बीट वाइट, बीट ब्लैक, बीट ऑफ एनी अदर स्किन कलर, अलग अलग कलर के वहाँ पे स्किन कलर वाले लोग मौजूद थे। एंड इट वॉज अ रेनबो, मतलब बहुत सारे कलर्स के लोग वहाँ पे मौजूद थे। एंड क्या विटनेस कर रहे थे वो उस दिन? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो रही थी, और नॉन रेशियल, मतलब वो जो गवर्नमेंट बनी उसका कोई रेस नहीं था। अभी तक क्या थी? वाइट रेस सुप्रीमेसी थी, वाइट गवर्नमेंट थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट बन रही है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें कि किसी भी रेस का डोमिनेंस नहीं है। आप नहीं कह सकते कि इट इज़ अ वाइट पीपल्स पार्टी, इट इज़ अ ब्लैक पीपल्स पार्टी। नो, इट इज़ अ नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई रेस नहीं है। ओके। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. जो 10th of May है, उस टाइम पे autumn season चल रहा है and it was a beautiful day. जैसा अभी हमने देखा that it was shining bright. ठीक है। नेल्सन मंडेला was accompanied by his daughter, जिनका नाम क्या था? जिनानी। वो क्या करने गई थी? उनके साथ में गई थी उस swearing in ceremony के लिए, इनॉग्रेशन के लिए। ऑलराइट। ऑन द पोडियम, अब पोडियम क्या होता है? पोडियम होता है, जैसे आपने अपने क्लास में देखा होगा या फिर ऑडिटोरियम्स में देखा होगा, वेन एवर अ पर्सन कम्स टू स्पीक ऑन द स्टेज, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर रखा रहता है जिसपे आपके उनकी स्पीच होगी, बॉटल होगा, पेन होगा, जिसपे वो खड़े होके बोलते हैं और उनको असिस्ट करने के लिए वहाँ पे वो स्ट्रक्चर होता है। सो दैट इज़ नोन एज अ पोडियम। ठीक है। ज़्यादातर पब्लिक सेटअप्स में, पब्लिक स्पीकिंग एरियाज में पोडियम मौजूद होता है। ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क was sworn in as second deputy president। तो ये उनके यहाँ की एक पोस्ट थी जिसके ऊपर जो मिस्टर डिक्लर्क थे उन्होंने पहली प्लेज ली, उन्होंने ही sworn in as second deputy president। ऑलराइट। देन थाबो म्बेकी, यहाँ पे एम का जो साउंड होता है इट्स नॉट साइलेंट, इट इज म्बेकी की तरीके से बोला जाता है। थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट पे मिस्टर डिक्लर्क थे और थाबो म्बेकी जो थे वो किस पोजीशन पे आए? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट पे आए। When it was my turn, किनकी बात हो रही है? नेल्सन मंडेला की बात हो रही है। जब उनकी टर्न आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। क्या करा उन्होंने प्लेज ली, उन्होंने शपथ ली। किस चीज़ के लिए? ओबे करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब वो मानने भी वाले थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है, और
और वो क्या करेंगे, अब आगे से उनकी जो भी लाइफ बची है वो डिवोट करेंगे किस चीज़ में, उनकी रिपब्लिक के लिए, उनकी कंट्री के वेलबींग में और उनके लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब वो अपनी स्पीच का एक पार्ट कोट कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पे लोग थे उनको उन्होंने एड्रेस करते हुए ये स्पीच में उन्होंने बोला। ठीक है, अब क्या बोला, ठीक है, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मतलब हमारे प्रेजेंस से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज हम सब मिलके कन्फर ग्लोरी, कन्फर का मतलब होता है, एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है गिव, क्या कर रहे हैं, ग्लोरी और होप दे रहे हैं एक न्यू बॉर्न लिबर्टी को, एक न्यू बॉर्न फ्रीडम को, एक एक नया सवेरा है, आज एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है हमारी कंट्री की, एंड वी आर गिविंग इट होप एंड ग्लोरी। ऑलराइट, ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, अब हमने क्या किया है, एक ह्यूमन डिजास्टर मतलब एक इतनी प्रताड़ना, इतनी दिक्कतें झेलने के बाद में, इस सारे एक्सपीरियंस को करने के बाद में आज क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को झेलने के बाद जो कुछ ज़्यादा ही लंबा चला, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब 300 सेंचुरीज तक वो रूल चला, इतने 300 साल तक उन्होंने सारे डोमिनेंस, सारी वो जो जितनी भी पेन इन्फ्लिक्ट करा गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, वो सब कुछ उन्होंने झेला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मतलब इतना सब कुछ झेलने के बाद में जो एक सोसाइटी नई बन के आ रही है, इट इज़ अपराइजिंग, वो ऐसी सोसाइटी होगी जो जिससे सारी जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जितने सारे हमारे आसपास के लोग हैं, कंट्रीज़ के लोग हैं, दे विल बी प्राउड ऑफ सच अ सेटअप दैट हैज़ अपरिजन आफ्टर सच लॉन्ग डोमिनेंस, लॉन्ग प्रॉब्लम्स ऑफ 300 रूल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी मतलब वाइट रेस के लोगों ने जितनी ऑपरेशन किया लोगों का, उनको परेशान किया, उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए, उस सारे एक्सपीरियंस को करने के बाद अब वो एक ऐसी सोसाइटी बनाने वाले हैं जो जिससे क्या होगा, पूरी ह्यूमन रेस जो होगी वो प्राउड फील करेगी। ऑलराइट, वी, हम, हु वर आउटलॉज, अब इसका मतलब क्या है, आउटलॉज का मतलब होता है कि पॉलिसी अपार्थीड जो थी ना वहाँ पे, अपार्थीड वाली जो पॉलिसी थी, मतलब जो वाइट रेस वाले जो लोग थे वो ब्लैक वालों के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको ऑप्रेस करते थे, उनके कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं होते थे। तो इस सेटअप की वजह से क्या था ना, दैट मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जो इन सब चीज़ों से आगे निकल चुकी थी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, सो दे डिड नॉट वांट टू हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो किसी भी तरीके की कोई भी अटैचमेंट या रिलेशन नहीं रखना चाहते थे साउथ अफ्रीका से। वाई? बिकॉज ऑफ देयर अपार्थेड सिस्टम। ऑलराइट, तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम जो अभी तक आउटलॉज रहे, मतलब हमसे किसी ने ताल्लुक नहीं रखा, फिर क्या हुआ, नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब अभी तक, पहले तक भी हम आउटलॉज थे, हैव टुडे बिन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। क्या हो रहा है कि अभी तक जो हम आउटलॉज थे, जो हम कंट्रीज़ हमारे से कोई लिंक नहीं रखना चाहती थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखना चाहती थी, वो आज क्या हो रहा है, हम उन्हीं सारे कंट्रीज़ के डिग्नेटरीज और पॉलिटिशियंस को क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी पे। कहाँ पे? अपनी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, अपनी धरती पे उनको हम वेलकम कर रहे हैं, जो कि कभी कुछ टाइम पहले तक हम क्या थे, आउटलॉज थे, वो हमसे रिलेशंस भी नहीं रखना चाहते थे। Alright, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि वो जो distinguished 140 कंट्री के जितने भी आपके डिग्नेटरीज और पॉलिटिशियंस आए थे, वो उनको थैंक करते हैं। क्यों थैंक करते हैं? कि एक तो वो आए और उन्होंने ऐसा एक इवेंट अटेंड किया जो कि क्या है, पूरे ह्यूमन ने जितना भी पूरा ह्यूमन रेस है वो एक ही चीज़ को फॉलो करता है।
क्या कि एक पीसफुल कम्युनिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विक्ट्री, जस्टिस की विक्ट्री होनी चाहिए, जो सही चीज़ हैं वो ऊपर आनी चाहिए हमेशा, सच की हमेशा जीत होनी चाहिए, और ह्यूमन डिग्निटी हमेशा प्रिजर्व रहनी चाहिए। मतलब एक सिंपल इंसान को अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, ठीक है। तो जिस सोसाइटी को वो आज बना रहे हैं, ही वॉज थैंकिंग ऑल ऑफ द डिग्निटरीज जो आज आए और उनकी सॉइल पे इस इवेंट को अटेंड कर रहे थे, ठीक। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी अब बंदिश नहीं थी, ठीक है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मतलब आज हम क्या कर रहे हैं, हम जो पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस थे, मतलब जो अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम था, आज क्या है, हमने उसको तोड़ दिया है, हम उसको पीछे छोड़ आए हैं। और अब हम प्लेज लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं सारे, उनको हम किस चीज़, किन किन चीज़ों से, किन किन चीज़ों के शैकल्स से निकाल लेंगे, किन किन चीज़ों के बेड़ियों से फ्री कर देंगे। पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब वोट करने का अधिकार आपका, यू नो, राइट टू हैव अ गुड लाइफ, राइट टू हैव बेसिक, यू नो, नीड्स फुलफिल्ड, उसके लिए हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। सफरिंग, मतलब किसी भी तरीके की सफरिंग नहीं होगी, मतलब आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर कर सकता है। और जेंडर, मतलब मेन या फिर वुमेन, मतलब औरतों के खिलाफ जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है उससे भी हम लड़ेंगे, इस चीज़ की हम शपथ लेते हैं, और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं होगा, ठीक है। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ये वही लाइन आ गई जो अभी आपके ऊपर BBC वाले आर्टिकल में थी, कि आज के बाद कभी भी इस ब्यूटीफुल, इस सुंदर साउथ अफ्रीका की लैंड पे क्या नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। Alright, the sun shall never set on so glorious a human achievement. मतलब देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका सन उगता है तो वो आपका अस्त भी होता है, वो सनसेट भी होता है, लेकिन आज जो ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, मतलब ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, इसका कभी भी सनसेट नहीं होगा। द सन विल कीप ऑन शाइनिंग ऑन दिस ह्यूमन अचीवमेंट। ऑलराइट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रेन का मतलब क्या होता है कि मतलब फ्रीडम, रूल मतलब बनेगा, फ्रीडम का ही अब क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा पूरे साउथ अफ्रीका में। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान हमको ब्लेस करें, अफ्रीका को ब्लेस करें। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, जो उनकी बुक है, उसका एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो गया है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. मतलब अब ये कौन बात कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला ही बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने वो स्पीच खत्म करी उसके बाद क्या हुआ। Few moments later, we all lifted our eyes in awe. awe का मतलब क्या है, बहुत ही admiration से किसी चीज़ को देखना, ठीक है। As a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. जैसे ही हमने ऊपर थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक spectacular array बन रहा था। इसका मतलब क्या है, an impressive display, colorful and attractive। मतलब array का मतलब होता है एक प्रॉपर सेटअप, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो क्या हो रहा था, जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर, कलरफुल एंड अपीलिंग टू द आईज, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, किसके द्वारा वो बन रहा था, आपके जितने भी अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और जो ट्रूप कैरियर्स थे, मतलब जितने भी एयरक्राफ्ट थे, वो क्या कर रहे थे, ऊपर एक स्पेक्टाकुलर एरे, एक प्रॉपर फॉर्मेशन बना रहे थे। किसके ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। ऑलराइट,
It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy. मतलब वो सिर्फ ये नहीं दिखा रहे थे कि देखो हमारे जो प्लेन्स हैं वो एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से उड़ सकते हैं एंड दे कैन मेक फॉर्मेशंस इन द स्काई. वो उस प्रिसिशन की सिर्फ बात नहीं हो रही थी वहाँ पे. वो अपनी जो मिलिट्री है वो क्या दिखा रही थी, वो लॉयल्टी दिखा रही थी. किसके लिए? अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए. ऑलराइट. फिर टू अ न्यू गवर्नमेंट क्या दिखा रही थी? टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. मतलब जो हमारी जो प्राउएस थी, पूरी मिलिट्री जो हमारी डोमिनेंस थी, पावर थी, वो क्या दिखा रही थी? अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी एक नई गवर्नमेंट को जो कैसे इलेक्ट करी गई है? फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट करी गई है. ठीक है, वो किसी के प्री एग्जिस्टिंग रूल के तहत नहीं चली आ रही है. इट इज़ अ न्यू फाउंड डेमोक्रेसी. ऑलराइट. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. थोड़ी ही देर पहले क्या हुआ? जो हाईएस्ट जनरल्स थे, मतलब जो हाईएस्ट डिग्नेटरीज थे ऑफ द आर्मी ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने क्या किया कि और उनके चेस्ट पे क्या थे? बिडेक्ट मतलब सजा हुआ, डेकोरेटेड मतलब रिबन्स से सजा हुआ था. उनके जो मेडल्स हैं, उनके जो वॉर के लिए जो आपके मिलते हैं, जो मेडल्स होते हैं, उससे वो क्या हुआ था? सजे हुए थे उनके चेस्ट. सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सल्यूट किया बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका ऑफ द कंट्री. उन्होंने क्या किया? प्लेज किया. और उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी दिखाई, अपनी लॉयल्टी ही दिखाई कि भाई अब आज से वी आर लॉयल टू द न्यू फाउंड गवर्नमेंट. ऑलराइट. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो unmindful नहीं थे वो इस चीज़ से, मतलब कि he was aware of that fact कि आज से कुछ साल पहले तक ही यही जो सारे जनरल बैठे हैं जो मेरी अभी जो गवर्नमेंट बन रही है उसके लिए लॉयल्टी प्लेज कर रहे हैं, मुझे सल्यूट कर रहे हैं, वो कुछ साल पहले ही अभी मुझे अरेस्ट भी कर लेते बिकॉज आई वॉज अब एक मैं अपोज कर रहा था, एक ऑलरेडी सेटअप जो बना हुआ है उसको अपोज कर रहा था. आई वॉज अ स्ट्रगलर, आई वॉज अ फ्रीडम फाइटर. दैट इज़ वाई वो मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकते थे बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन. ठीक है. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. A chevron का मतलब क्या है? A pattern in the V shape. मतलब जो आपके जेट्स थे, जो पूरे फाइटर जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उन्होंने क्या किया था? एक V का शेप बनाया था. और उन शेप के थ्रू वो क्या बना रहे थे? स्काई में सारे कलर्स निकाल रहे थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो किसके कलर्स हैं? आपके साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं. ऑलराइट. तो वो इस तरीके की V का शेप बना के इस शेप में उड़ रहे थे एंड हेंस दे वर फॉर्मिंग द साउथ अफ्रीकन फ्लैग, क्योंकि उनकी स्मोक्स में से अलग अलग कलर्स निकल रहे थे स्मोक के थ्रू. ऑलराइट. नेक्स्ट. द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स. डे कैसे सिंबलाइज हुआ, उनको कैसे रियलाइज हुआ कि यस आज वो दिन आ चुका है व्हेन वी हैव अ डेमोक्रेसी. जब क्या हुआ? दो नेशनल एंथम्स गाए गए, दो राष्ट्रीय गान वहाँ पे गाए गए. पहला, and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa. ये एक जो सॉन्ग है इट मस्ट बी ऑफ सम अफ्रीकन डिसेंट, और जो नेशनल एंथम के रूप में ये गाया जा रहा था. और इसको कौन गा रहे थे? जो वाइट लोग थे वो गा रहे थे. एंड जो ब्लैक्स थे, ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. मतलब जो इससे पहले जो एक सेटअप था, जो वाइट सुप्रीमेसी वाला, जो डोमिनेंस वाला जो टाइम था, जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भी तो कोई नेशनल एंथम रहा होगा. तो जो ब्लैक्स थे वो क्या गा रहे थे? उस नेशनल एंथम को गा रहे थे जिसका नाम था डाई स्टेम, जो पहले रिपब्लिक में गाया जाता था. ठीक है. ऑल्दो that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. मतलब हालांकि क्या हो रहा था कि ऑब्वियसली बात है, वाइट जो थे वो उनका एक नेशनल एंथम गा रहे थे जो ब्लैक लोग थे, और जो ब्लैक थे वो वाइट वालों का जो
एग्जिस्टिंग एंथम था, नेशनल एंथम, वो गा रहे थे। उनको उसके किसी की नेशनल एंथम का मतलब नहीं पता था, ऑलराइट। लेकिन और क्या करते थे वो, उनको डिस्पाइज करते थे, मतलब दे यूज टू हेट देम, क्योंकि हेट्रेड थी, ऑपरेशन था, है ना। ब्लैक्स उस वजह से हेट करते थे बिकॉज दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड, एंड वाइट्स क्या थे, उनके अंदर भी हेट्रेड थी कि भाई हम इनको ऑप्रेस करके रखेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, उनका कोई भी रिलेटेड चीज़ होगी जैसे नेशनल एंथम है, वो उसको भी क्यों सपोर्ट करेंगे, उसको डिस्पाइस ही ना करेंगे। और डिस्पाइस का जो प्रॉपर मतलब होता है, दैट मीन्स हैव अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब हम उसको कुछ खास पसंद नहीं करते, वी डोंट हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ इट, ऑलराइट। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। और उसके बाद, इसी के बाद मतलब क्या होने वाला था कि आज जहां उनको लिरिक्स नहीं पता थे, उनको मतलब नहीं पता था उन नेशनल एंथम्स का, वो आगे जाके उनको बाय हार्ट होने वाला था, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। क्या हुआ कि इनॉग्रेशन के दिन ओवरवेल्म मतलब बहुत सारे इमोशंस उनके अंदर आ गए। वाई? बिकॉज एक हिस्ट्री का मतलब जो अभी तक उन्होंने देखा इतने टाइम तक, उन सारे इमोशंस की वजह से वो क्या हो गए, ओवरवेल्म हो गए, उनके अंदर कई सारे इमोशंस एक साथ आने लगे। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब पहले डेकेड की बात हो रही है, 20th सेंचुरी मतलब 1901, 02, 1910s तक बात हो रही है। A few years after the bitter Anglo-Boer War, मतलब एक ये वॉर हुआ था उसके कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब नेल्सन मंडेला के बर्थ से कुछ टाइम पहले की ये इंसिडेंट वो बता रहे हैं। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अब ऐसा होता है ना कि जैसे आप एक तरीके के कई सारे लोग हैं और उनकी आपस में भी फाइट्स चलती रहती हैं, ठीक है, लेकिन उनसे कुछ डिफरेंट दिखने वाले लोग हैं, वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले और जो एंग्लो बोयर वॉर हुआ था उससे कुछ साल पहले, क्या सॉरी एंग्लो बोयर वॉर के कुछ टाइम बाद एंड इनके पैदा होने से थोड़े दिन पहले क्या किया, जितने भी वाइट वाइट रेस वाले जो लोग थे, उन सब ने क्या किए, अपने आपस के डिफरेंसेस को पैच किया और उन्होंने हाथ मिला लिया, एंड दे वर टुगेदर अगेंस्ट द ब्लैक रेस पीपल। वहीं से क्या हुआ, इस डिस्क्रिमिनेशन का, अपार्थेड सिस्टम का बेस बन गया, उसकी नींव रखी गई, ऑलराइट। तो सोचो कितना पुराना था, ही वॉज ऑलमोस्ट 80 व्हेन ही वॉज राइटिंग दिस बुक, एंड उनके पैदा होने से पहले ही ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, होने लग गई थी, प्रोमिनेंट थी। तो सोचो कितना लंबा एक फ्रीडम स्ट्रगल चला होगा उनकी लाइफ में, ओके। The structure that they created formed the basis of one of the most harshest, most inhumane societies the world had ever known. जब उन्होंने जो वाइट सुप्रीमेसी वाले जो लोग थे, जो कम्युनिटी थी, उन्होंने जो हाथ मिलाने के बाद एक बेस बनाया एक ऐसी कम्युनिटी का जो आज तक की सबसे हार्शेस्ट एंड इनह्यूमेन, मतलब हार्श मतलब बहुत ही कष्टकारी, एंड वेरी मतलब डोमिनेटिंग और उनको परेशान करने वाली एक सोसाइटी का उन्होंने जन्म दिया उसको। और इनह्यूमेन मतलब एक ह्यूमन लेवल का ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा था जो ब्लैक लोग थे। ऐसा एक सेटअप बनाया जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतना ज़्यादा परेशान किसी को भी नहीं किया गया बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेशन थिंग, ऑलराइट। नेक्स्ट, नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब उसी सेंचुरी का 20th सेंचुरी का एक लास्ट डेकेड है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन। डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल। अब मैं खुद ही अपने 8th डेकेड में चल रहा हूँ, मतलब ही इज ऑलमोस्ट 80। 8 डेकेड उन्होंने खुद के जी लिए हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। मतलब एक 100 साल का जो पूरा टेन्योर था, जिसमें फर्स्ट जो डेकेड था जिसमें ये चीज़ों का बेस बना, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन अपार्थेड सिस्टम का एक बेस बना, और आज जो कि एक लास्ट सेंचुरी है आपकी, इस लास्ट डेकेड है इस सेंचुरी की, इसमें और उस पहली वाली सेंचुरी में क्या फ़र्क है, जिसमें मैं खुद 8 सेंचुरी जी चुका हूँ, कि अब एक
ओवरटर्न आया है, एक टर्न आ गया है सिचुएशन में। कैसे कि जो अपार्थीड सिस्टम है वो बिल्कुल अब डिमोलिश हो चुका है, और अब कैसा सिस्टम है जिसमें सारे जो भी लोग हैं उनके राइट्स एंड फ्रीडम्स को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। चाहे वो ब्लैक हैं, चाहे वो वाइट हैं, चाहे वो किसी भी कलर ऑफ स्किन के हैं, उनको उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनके बेसिक फ्रीडम राइट्स दिए जाएंगे। ऑलराइट, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और ये जो दिन है ना वो ऐसे ही नहीं आ गया आसानी से कि बस एक दिन हमने सोचा उठ के कि यस आज अब हम इनको सबको हटा देंगे एंड नाउ वी विल हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और सबके लिए इक्वल राइट्स होंगे। एकदम से ऐसा नहीं हुआ। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस फ्रीडम दैट डे, जो आज वो खड़े होके विटनेस कर रहे थे। ठीक है, पीपल जिनका सफरिंग और करेज जो है वो कभी भी काउंट भी नहीं किया जा सकता, मतलब उसको काउंट भी नहीं कर सकते, क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितना बड़ा सैक्रिफाइस था, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। मतलब जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया, जितना उन्होंने हमारे लिए चीज़ें करी, उसको हम वापस उनको पे भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्ट्रगल और इतना बड़ा सैक्रिफाइस वो है। I felt that day as I have on so many other days, मतलब मैं उस दिन मैंने ऐसा फील किया जैसा कि मैं बाकी काफ़ी सारे दिन भी फील करता हूँ, that I was simply the sum of all those American patriots who had gone before me। मतलब आज ही नहीं, मुझे ऐसा पहले भी कई बार फील हुआ है जैसे मैं उन सारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स, जितने भी लोग थे, पेट्रियट्स थे, जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया, सैक्रिफाइसेस किए, उनका मैं एक कल्मिनेशन हूँ, उनका मैं सम हूँ। एज द first black president of South Africa, I am the sum, the culmination of all of the patriots that had fought for the freedom of their country. All right, that long and noble line ended and now began again with me। मतलब एक जो ये इतनी लंबी लिस्ट है लोगों की जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मेहनत करी, सैक्रिफाइसेस करे, अपनी लाइफ्स को छोड़ दिया, नॉर्मल लाइफ्स को, वो लाइन जो है एक एंड पे आई, क्योंकि आज वो स्ट्रगल ख़त्म हुआ है, आज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई है, और अब एक नई लाइन शुरू हो गई है जो कि मुझसे शुरू हो रही है। दैट मीन्स नेल्सन मंडेला से शुरू हो रही है। ठीक है, I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। wrought का मतलब क्या होता है? पुराना वर्ड है, एक फॉर्मल वर्ड है जो किस लिए यूज़ किया जा सकता है, करता है डन और अचीव, किसी भी अचीवमेंट के सेंस को बताने के लिए कि रॉट किया गया, अचीव किया गया। ठीक है, तो मतलब आई वॉज पेन्ड, मतलब उनको दर्द हो रहा था सोच के, क्या सोच के दर्द हो रहा था कि ना तो वो उनको थैंक कर पाएंगे। ठीक है, जितने भी सारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, जितने भी सब फाइटर्स थे, उनको ना तो वो आज, क्योंकि वो है नहीं उनके सामने, वो ना तो उन्हें थैंक कर पा रहे हैं, और ना जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, जो सारे लोग थे जिन्होंने इस दिन को पॉसिबल करने में उनका बहुत बड़ा रोल था, वो खुद भी इस दिन को विटनेस आज की डेट में नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच के नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा ही अपसेट थे एंड इट वाज पेनिंग हिम। ओके, नेक्स्ट, The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। The policy of apartheid, apartheid का मतलब हमने अभी क्या देखा था कि जो पॉलिटिकल सेटअप था, पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होती थी ब्लैक लोगों के लिए। उसने क्या किया था, एक बहुत ही गहरा और एक मतलब एवर लास्टिंग, जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा वूंड बना दिया था, ऐसी एक चोट, एक जख्म दिया, किसको, उनके कंट्री को और उनके लोगों को। ठीक है, जो अपार्थीड सिस्टम है उसने इतनी डीपली उनको अफेक्ट किया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड का मतलब क्या है, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब जितने भी ये लोग जहाँ जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं उस कंट्री में उस टाइम पे, उनको इन सब चीज़ों को, इतने भरे मतलब गहरे घावों को भूलने में, उन घावों को भरने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब सिर्फ साल नहीं, सेंचुरीज भी लग सकती हैं, बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो जो दुख है, जो वूंड्स हैं, जो ज़ख्म हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनके लिए, वो इतनी प्रोफाउंड हैं, वो इतनी डीप हैं कि उसको भरने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए उनको बहुत सारा टाइम लगेगा। ऑलराइट,
But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. That was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time. कितने सारे नाम यहाँ पे उन्होंने लिए. अब वो ये नाम से क्या बताना चाहते हैं कि इतना जो ऑपरेशन हुआ इतने सालों तक, जो इतनी प्रताड़ना लोगों ने झेली, जो उनके पास में बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वो भी नहीं थे, उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने नोबल मैन बनाए जिनका नाम उन्होंने अभी यहाँ पे सबका लिया. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, मतलब इतना उनके अंदर साहस था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, जो अनमैचेबल है. तो क्या हुआ, इतने सारे ऑपरेशन की वजह से उसने क्या किसको जन्म दिया, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था उस ऑपरेशन का कि हाँ भाई ऑपरेशन होगा. वाइट लोगों ने ये थोड़ी ना सोचा था कि हम इनको इतना ऑपरेस करेंगे, इतना ऑपरेस करेंगे, फिर एक दिन इनमें से कोई पावरफुल बंदा और करेजियस बंदा निकल के सामने आ जाएगा. ऐसा तो नहीं था. सो इट वाज अनइंटेंडेड इफेक्ट, एक मतलब इंटेंशनल नहीं था. बट ये जो ऑपरेशन था उसने क्या करा, बहुत ही करेजियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग उसने जन्म लिए इस ऑपरेशन की वजह से. मतलब ऐसे नहीं ना कि कुछ भी नहीं हुआ और बस मैं करेज दिखाने निकल पड़ी, नहीं. एक ऑपरेशन हुआ, इस वजह से जो दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत करेजियस लोग निकल के सामने आए फाइट करने के लिए. ऑलराइट. wisdom and generosity that their like may never be known again. मतलब ऐसे लोग जन्मे, ऐसे लोग सामने आए, ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ ऊपर उभर के आई उस ऑपरेशन की वजह से कि आज के बाद शायद ही दोबारा ऐसे लोग हमें देखने मिलेंगे. पीपल ऑफ सच विजडम, नॉलेज एंड जनरॉसिटी, मतलब दूसरों के लिए जीने वाले लोग अब शायद ही हमें कभी मिलेंगे. ऑलराइट. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. मतलब फिर वो अगली लाइन में कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इतने ही लेवल की ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ताकि इतने हाइटेंड कैरेक्टर वाले लोग जो हैं वो बन पाएँ, इतने करेजियस लोग हमारे बन पाएँ और सामने आ पाएँ. ऐसे ऑपरेशन ही उनको फोर्स करते हैं निकलने के लिए. ऑलराइट. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. क्या है, जो साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल जेम्स हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड. मतलब वो कह रहे हैं कि भले ही मेरी जो सॉइल है वो मेरे को हमेशा से पता है कि दैट इट हैज़ इसके पास मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, एंड इट्स अ वेरी रिच सॉइल. बट जो असली वेल्थ है हमारी इस कंट्री की, इट इज़ द पीपल, जो कि क्या है, प्योरेस्ट डायमंड से भी वैल्यूएबल हैं, वो उन डायमंड से भी ज़्यादा कीमत रखते हैं. ऑलराइट. ये वो जो लोग हैं ये आपके एनसीईआरटी का ही एक्सट्रैक्ट है, पिक्चर है, जिसमें आपके सारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो याद कर रहे थे नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में, अपने बुक में, उनके नाम यहाँ पे हैं, उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे हैं. ठीक है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब उन्हीं लोगों की बात हो रही है. इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज. मतलब इन्हीं सारे लोगों की वजह से इस स्ट्रगल में मैंने किस चीज़ को जाना है, मैंने करेज को जाना है. ठीक है. मैंने टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मतलब जब मेरा ये पूरा स्ट्रगल का जो पूरा फेज चल रहा था, जब हम फाइट कर रहे थे, तो मैंने टाइम टू टाइम बार बार मैंने ऐसे आदमी और औरतों को देखा जो क्या करा, जिन्होंने अपनी लाइफ को भी दाव पे लगा दिया फॉर एन आइडिया, एंड दैट आइडिया वाज द आइडिया ऑफ फ्रीडम. ऑलराइट. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience का मतलब क्या है? The ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. मतलब उन्होंने क्या देखा अपने इस सारे पूरे प्रोसेस में? उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अटैक्स झेले और उन्होंने टॉर्चर झेले और वो आगे जाके बस खड़े रहे, वो टूटे नहीं. उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो करेज है, वो कभी टूटा नहीं, चाहे उन्होंने कितनी ही चीज़ें, कितनी ही प्रताड़ना, कितनी ही प्रॉब्लम्स झेली. ऑलराइट. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. मतलब ऐसा एक पावर ऑफ टॉलरेंस उन्होंने देखी जो कि नॉर्मल मतलब इमेजिनेशन के बिल्कुल
परे है, आगे है. ऑलराइट. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. अब उन्होंने क्या जाना कि करेज मतलब जो साहस होता है वो डर की एब्सेंस नहीं होता. क्या होता है? बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मतलब जैसे आपको किसी से डर लग रहा है, ठीक है, मतलब आपको किसी चीज़ को करने में आपको डर लग रहा है, तो इसमें शाबाशी नहीं है कि आपको डर ही ना लगे. नहीं, शाबाशी है कि जब आप अपने उस डर को तोड़ के, उसको हरा के आगे बढ़ोगे, उस पर ट्रायम्फ हासिल करोगे, देन दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ करेज. ऑलराइट. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. मतलब ऐसा बंदा वो ब्रेव नहीं है जिसको डर ही नहीं लग रहा. ऐसा कोई बंदा है जिसके पास उसको डर ही नहीं लगता, उसको पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो उसको थोड़ी ना हम करेजियस बोलेंगे. करेजियस हम किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे बट हु कॉन्कर्स दैट फियर. मतलब जिसको डर तो लग रहा है बट उस पर वो जीत हासिल करके आगे बढ़ता है, उसको हम करेजियस और उसको हम ब्रेव इंसान बोलेंगे. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो बचपन से ही, मतलब पैदा होने से ही वो ये सोचे कि येस दिस पर्सन इज ऑफ अ सर्टन हेट, तो मैं इसकी गोदी में नहीं जाऊंगा. ऐसा कोई बच्चा आज तक नहीं सोचता कि मैं उसकी तरफ देख के स्माइल नहीं करूंगा. बच्चे बिल्कुल इनडिफरेंट हैं इन चीज़ों से. उनको नहीं पता लगता कि ये बंदा इस स्किन कलर का है तो मुझे इससे हाई नहीं करना है, मुझे इसको देख के हंसना नहीं है. ऐसा कभी भी नहीं होता. तो पेट से कोई किसी भी चीज़ को सीख के नहीं आता है, जैसे एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं. और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, मतलब रिलीजन या बैकग्राउंड किसी भी वजह से आप हेट्रेड बच्चे में नहीं होती है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि वो पेट से ही सीख के आ रहा है, बाय बर्थ ही बच्चा सीख रहा है ये चीज़ें, ये हेट्रेड, तो अगर ऐसा है तो मतलब पीपल क्या है, जो लोग हैं वो हेट्रेड सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने सराउंडिंग की वजह से. उन्हें समझ में आता है कि हाँ, क्योंकि सोसाइटी ऐसा कर रही है तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, और मैं हेट्रेड सीख जाता हूँ. लेकिन उनका मानना यह है कि अगर कोई हेट्रेड सीख सकता है तो वो प्यार करना भी डेफिनेटली सीख सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट. मतलब कि जो दोनों ही फीलिंग्स है, हेट्रेड और जो लव है, वो दोनों ही सिखाई जा सकती हैं. बट क्योंकि लव जो है वो एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है, तो आई थिंक, मतलब नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट वो ज़्यादा इजीली सिखाई जा सकती है. ओके, नेक्स्ट. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. क्या था ग्रिमेस्ट? मतलब बहुत ही कष्टकारी, मतलब सबसे डार्क टाइम्स जो भी थे. नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स, मतलब जो उनके साथ वाले थे, दे वर पुश्ड टू आर लिमिट्स. क्या पुश टू आर लिमिट्स का मतलब क्या होता है? पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आर एबिलिटी टू बेयर पेन. मतलब एक हर किसी की एक लिमिट होती है पेन को बेयर करने की. जैसे अब नॉर्मली भी आप देखो, किसी को चोट लग जाती है, अगर बहुत ज़्यादा लेवल का उसको दर्द होता है तो दे पास आउट. मतलब क्या होता है? वो बेहोश हो जाते हैं. तो मतलब हर किसी की वो एबिलिटी है उस पेन को झेलने की, लेकिन उसके बाद वो पेन, मतलब उसको झेलने की उनमें कैपेसिटी नहीं है, तो दे पास आउट एंड वो बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज वो उसके आगे उस पेन को नहीं झेल पा रहे होते हैं. सो पुश टू आर लिमिट्स का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता था कि हमारी उन लिमिट्स को पुश किया जाता था, उस बॉर्डर को पुश किया जाता था जिसमें हम पेन को बेयर कर पाते थे. I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. लेकिन जब उनको इतनी ज़्यादा उनकी लिमिट्स से पुश किया जाता था, उनको परेशान इतना ज़्यादा किया जाता था कि उनकी जो वो पेन बेयरिंग कैपेसिटी थी ना, वो ऑलमोस्ट ब्रीच होने ही वाली होती थी, तब क्या होता था, नेल्सन मंडेला को एक जो भी कोई भी प्रिजन गार्ड होता था उनमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी भी अगर दिख जाती थी, और वो हमेशा होती थी थोड़ी सी, जिससे वो क्या पता उसको दया भाव आ रहा है या उसको बुरा लग रहा है कि यार उनके साथ में कितना बुरा हो रहा है, तो इस चीज़ को देख के भी वो अपनी मन को तसल्ली दे लेते थे और वो कॉन्फिडेंस ले लेते थे इस चीज़ में कि नहीं, आई हैव टू कीप गोइंग फॉर माई कॉज. जिस चीज़ को मैंने शुरू किया है मैं उसको ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा. ठीक है. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मतलब इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक ऐसी लॉ है, एक ऐसी फ्लेम है, आग है, जिसको आप
बुझा नहीं सकते पूरी तरीके से कभी भी, ठीक है। मतलब उसको छुपा लोगे, मतलब एक फ्लेम है तो उसको छुपा सकते हो, बट उसको कभी भी आप बुझा नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस की। ऑब्लिगेशंस की मतलब होता है कि आपकी ड्यूटी, ठीक है, किसी के प्रति। तो हर बंदे की जो लाइफ होती है उसमें दो ड्यूटीज़ होती हैं, दो तरीके की ड्यूटीज़ होती हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो ऑब्लिगेशन है वो उसके सारे क्लोज वंस के लिए होता है, दैट मीन्स उसकी जो फैमिली है इफ़ यू आर मैरिड, और उसकी जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है वो होता है उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी कंट्री के लिए, ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। मतलब एक सिंपल फंक्शनिंग जो एक एनवायरनमेंट होता है, एक सोसाइटी होती है जहाँ पे किसी भी तरीके की मास लेवल की प्रताड़ना नहीं हो रही है, मास लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं है लोगों के साथ में, उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो इंसान है वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस को पूरी तरीके से निभा सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर नॉर्मली देखो तो आप भी एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना। आपकी जो ड्यूटीज़ आपके पेरेंट्स की तरफ हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स की तरफ हैं, आप वो भी निभाते हो, और आपकी जो कंट्री के लिए आपके जो ड्यूटीज़ हैं आप वो भी निभाते हो जितनी आपके लिए सूटेबल हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ आपके लिए पॉसिबल है बिकॉज आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में रह रहे हो। ऐसा बंदा जो एक ऐसी सिचुएशन में रह रहा हो जहाँ पे ऑपरेशन है इतने ज़्यादा लेवल का उसकी खुद की कम्युनिटी का, ऐसे बंदे के लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मतलब साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके जो सिनेरियो बना हुआ था, उस सिनेरियो में नेल्सन मंडेला का एक ब्लैक पर्सन की तरह जन्म लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल बना रहा था। किस चीज़ को इम्पॉसिबल बना रहा था? कि वो दोनों जो ऑब्लिगेशंस हैं वो उनको पूरा कर सकें, वो दोनों जो ड्यूटीज़ हैं मतलब फैमिली के प्रति और जो उनकी कम्युनिटी और कंट्री के प्रति हैं वो दोनों ऑब्लिगेशंस को निभा सकें। इट वॉज नॉट पॉसिबल। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. South Africa में एक वो आदमी like a man of color means एक ब्लैक ओरिजिन का आदमी, एक काला आदमी हु अटेम्प्टेड, जिसने क्या किया, बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ जीनी चाहिए, उसको भी क्या करते थे वो पनिश करते थे, उसको परेशान करते थे, उसको उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए भी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब एक आदमी तो जो था वो क्या था, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहता था, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहता था, उसको भी परेशान किया गया। और जो दूसरा इंसान जो अपना दूसरा ऑब्लिगेशन मतलब अपनी कंट्री के प्रति लॉयल था और उसके लिए फाइट करना चाह रहा था, उसको भी क्या किया गया, उसको भी अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया, उसके दूसरे ऑब्लिगेशन से उसको दूर कर दिया गया और उसे एक ऐसी लाइफ जीने पे फोर्स किया गया जो किससे भरी हुई थी, सीक्रेसी और रिबेलियन से भरी हुई थी। ऐसी लाइफ जिसमें सीक्रेट्स ही रहेंगे हर तरफ, उनको बच के चलना पड़ेगा कि वो अरेस्ट ना हो जाएं या फिर हाईलाइट ना हो जाएं इतने ज़्यादा कि एकदम से वो कोई काम ही ना कर पाएँ और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। I did not in the beginning choose to place my people above my family. मतलब स्टार्टिंग में क्या था, जब he was younger, उन्होंने स्टार्टिंग में ये नहीं सोच लिया था कि yes I am going to be a freedom fighter and I will fight for my country. No, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले अपनी फैमिली को ही ऊपर रखा था अपने ऑब्लिगेशन में। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मतलब जब मैंने अपने people मतलब अपने लोगों को एज अ कम्युनिटी मैंने सोचा कि मैं अब उनको सर्व करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक चॉइस करनी पड़ी कि मुझे प्रिवेंट करा जा रहा था अब कि अगर मैं सिर्फ अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करूँगा, उनके लिए लड़ूंगा तो मैं वो ही कर सकता हूँ, मैं फिर अपनी फैमिली वाले ऑब्लिगेशन को, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता। ऑलराइट,
आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था ये सोच के कि मैं उठते ही जब बच्चे का जन्म हुआ, जब नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ, उन्होंने यही नहीं सोचा कि अब मेरे को फ्री होना है। वो तो ऑलरेडी फ्री थे, उनको थोड़ी ना कुछ पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो फ्री ही पैदा हुए थे, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। अब उनके लिए फ्रीडम क्या थी उस एज पे, नेल्सन मंडेला के लिए क्या फ्रीडम था, क्या डेफिनेशन थी फ्रीडम की? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जो मम्मी का उनका हट था, जो घर था, उसके आसपास वो फ्रीली भाग सकते थे, वही उनके लिए फ्रीडम था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। उनकी जो फ्रीडम की डेफिनेशन थी वो इतनी ही सी ही थी, बस वो अपने घर के, अपनी मम्मी का जो घर था उसके आसपास में क्या कर सकते थे, भाग सकते थे, जो क्लियर स्ट्रीम्स थी, नदियाँ थी, उनमें स्विम कर सकते थे, मीलीज जो होती हैं उनको रोस्ट करके फ्री एकदम अंडर द स्काई वो खा सकते थे, और लास्टली जो चौड़े बुल्स होते हैं, बड़े बुल्स होते हैं, उनके जो बैक होते हैं उन पे बैठ के वो राइड कर सकते थे, उन पे सवारी कर सकते। तो ये ही उनका आइडिया था किस चीज़ का, फ्रीडम का। ऑलराइट, लेकिन as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। मतलब उनके लिए बस उतनी सी ही दुनिया थी कि उनके फादर के सारे जितने भी उन्होंने चीज़ें बोले उसको फॉलो करना है, उनको ओबे करना है, और जो कस्टम्स थे उनके ट्राइब के, मतलब जो वो जिस ग्रुप में वो रहते थे उनके जो कस्टम्स थे उनको फॉलो करना ही उनके लिए सफिशेंट था। ठीक है, It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion का मतलब क्या है? Something that appears to be real but it is not. मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि ये असली है बट वो असली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको illusion कहते हैं। जब वो बॉयहुड में गए, मतलब जो उनका जो ये अभी जो हमने डेफिनेशन देखी ना कि वो स्ट्रीम में तैर सकते थे, वो मीलीज को रोस्ट करके खा सकते थे, बुल्स को राइड कर सकते थे, उनको तब रियलाइज़ हुआ कि ये जो उनका आइडिया ऑफ फ्रीडम है, इट इज़ एन इल्यूजन, इट इज़ नॉट एक्चुअल फ्रीडम। क्यों? व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। मतलब जब उनको बॉयहुड में आके ही फील हुआ कि उनका जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी उनसे लिया जा चुका था, और वो ट्रूली, मतलब उनका जो फ्रीडम था वो एक इल्यूजन था, वो ट्रूली फ्री नहीं थे, तब जाके उनके अंदर फ्रीडम की जो हंगर है वो जनरेट हुई, जो भूख थी फ्रीडम की, खुली तरीके से जीने की, वो जनरेट हो गई उनके अंदर। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, the transitory freedoms of being able to stay out at night and read what I pleased and go where I chose. Transitory मतलब not permanent, मतलब जब वो स्टूडेंट थे तब उनके लिए फ्रीडम बस इतना ही था कि बस यही फ्रीडम मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए मुझे? कि एक तो मुझे फ्रीडम मिले फिर सिर्फ मेरे लिए, मतलब मैं जो चाहूँ करना वो मैं अपनी मर्जी से कर सकूं, जो कि कैसे फ्रीडम्स थे? ऐसे फ्रीडम्स थे जो परमानेंट नहीं थे। और वो कैसे क्या फ्रीडम्स थे? कि मैं बाहर घूम सकूं रात में जितना भी मेरा मन करे, ठीक है, और उसके बाद मैं कुछ भी पढ़ सकूं जैसा मेरा मन करे, और कहीं भी चले जाऊं घूमने जैसा भी मेरा मन करे। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, मतलब जब वो थोड़े और बड़े हुए और वो जोहानिसबर्ग में गए, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। मतलब वो बाद में जब वो आगे गए तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी कम है, बिकॉज उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है, उनके पास उनके बेसिक राइट्स नहीं है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, शादी करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, ऐसा उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है लॉफुली। मतलब ऐसे लॉज एग्जिस्ट नहीं करते जो उनको अलाउ करें कि वो ऐसी लाइफ जिएं। ऑलराइट, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, मतलब फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ना ही सिर्फ मैं फ्री नहीं था, एक और भी चीज़ क्या थी, दैट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल्सो नॉट फ्री। कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही ऐसा था कि फ्रीडम जिसके पास नहीं थी, मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे उनके पास भी फ्रीडम नहीं थी। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. curtailed का मतलब reduced, मतलब सिर्फ मेरा ही freedom नहीं है जो कम कर दिया गया है, जो diminish हो गया है, but the freedom of everyone who looked like I did, मतलब
दिस वॉज द पॉइंट जब उनको रियलाइज हुआ कि जो फ्रीडम जो कर्टेल करा गया है वो किस पे बेस्ड है, उनके लुक्स पे बेस्ड है, जैसे वो दिखते हैं, इसकी वजह से उनके पास वो फ्रीडम नहीं है जो वो चाहते हैं. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. इसी रियलाइजेशन के बाद उन्होंने क्या किया, वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और उसी मोमेंट से जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, उसके बाद उनका अपना फ्रीडम जो था वो बढ़ के उस लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे वो हंगर फॉर फ्रीडम किसके लिए हो गया, उनके पीपल के लिए हो गया, उनकी कम्युनिटी के लिए हो गया, उनकी रेस के लिए हो गया. ऑलराइट. It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. क्या हुआ कि यही जो डिज़ायर थी, जो फ्रीडम की डिज़ायर थी ना मेरे अंदर, मेरे लोगों के लिए, उसने क्या किया. और क्या डिज़ायर थी कि लोग वो क्या करें, अपनी एक तो ज़िंदगी अपने मर्जी से जिए, रिस्पेक्ट के साथ में जिए और डिग्निटी के साथ में जिए जैसा वो रहना चाहते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स रहें. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ यंग फ्राइटन्ड मैन इनटू अ बोल्ड वन. मतलब यही जो डिज़ायर थी अब बस खुद के लिए नहीं थी, वो पूरी अब कम्युनिटी के लिए थी. उसी डिज़ायर ने क्या किया, एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरा सहमा यंग आदमी को क्या बना दिया, उसने एक बोल्ड आदमी बना दिया, एक फियरलेस आदमी बना दिया. उसी डिज़ायर ने, द डिज़ायर टू फ्री हिज ओन पीपल, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. मतलब वो क्या थे, एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी थे, जो लॉज में मानते थे, जो सब कुछ सारे जैसे भी लॉज थे उसको फॉलो करते थे. उससे क्या बन गए, वो एक क्रिमिनल बन गए. ठीक है. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. इस ही डिज़ायर ने क्या किया, उनको एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक आदमी बना दिया जिसके पास अपना घर भी नहीं था. ओके. और जिसने उनको फोर्स कर दिया एक लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइफ का मॉन्क, एक साधु की तरह जीने के लिए उनको फोर्स कर दिया. मतलब सारी जितनी भी उनकी डिज़ायर्स थी सब कुछ उसने साइड कर दी. किस डिज़ायर ने साइड कर दी, द डिज़ायर टू फ्री हिज ओन पीपल. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. मतलब मैं अगले हर एक जो भी मेरे आसपास लोग हैं वो सब सैक्रिफिशियल किस्म के हैं, वो सब करेजियस हैं, वो सैक्रिफाइसिंग हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ के आए हैं. मैं उन सब में से किसी में से भी कुछ भी ज़्यादा नहीं हूँ. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया था जहाँ पे क्या हो रहा था कि मुझे तो छोटे मोटे फ्रीडम्स थे, लेकिन बस मैं उसी फ्रीडम से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरे जो बाकी लोग थे उनके पास उतना भी राइट नहीं था कि वो फ्रीली जी पाएँ. तो मैं उन छोटे छोटे फ्रीडम से सेटिस्फाइड होने वाला नहीं था. बस मेरे आसपास के लोगों में और मुझ में यही फ़र्क था. मुझे फ्रीडम पूरी चाहिए थी. ठीक है. मेरे बेसिक राइट के हिसाब से चाहिए थी और एक ऐसे लाइफ चाहिए थी जिसमें मैं अपनी लाइफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी मर्जी से जी पाऊँ. ऑलराइट. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. The chains on any one of my people were the chains on all of them. मतलब फ्रीडम जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता कि इनको मिल जाए और इनको ना मिले. ठीक है. तो अगर एक या दो पे भी अगर शैकल्स हैं, अगर चेन्स हैं उस ऑपरेशन की, ठीक है, तो वो सब पे मानी जाएगी. अगर एक बंदा भी ऑपरेस्ड है तो मतलब सब ऑपरेस्ड हैं. ऐसा नहीं है कि फ्रीडम सब्जेक्टिव है कि कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए नहीं है. हाँ, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब सी उनका आइडियोलॉजी देखो, वो क्या सोचते थे, कितनी ऊंची थिंकिंग थी उनकी कि जो ऑपरेसर है, मतलब जो हमें ऑपरेस कर रहा है, जो बंदा हमको इतने टाइम से डोमिनेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हमारे लिए, और ऐसी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है जिसका हमारा रोल भी नहीं है, जिस पे और जो हम जान के कुछ कर भी नहीं रहे हैं. इट इज़ जस्ट आवर रेस, इट इज़ जस्ट हाउ वी आर. ऐसी चीज़ पे उनके लिए भी वो कंपैशनेट फील कर रहे हैं. वाई? बिकॉज उसको भी फ्रीडम देना ज़रूरी है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग. वाई? बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. मतलब जो इंसान जो दूसरों को ऑप्रेस करता है वो खुद भी
भी उन्हीं चीज़ों में जकड़ा हुआ है, वो हेट्रेड से जकड़ा हुआ है, हेट्रेड से फ्री नहीं है। और वो क्या करता है, प्रेजुडाइस के पीछे छुपा हुआ है, मतलब बंद है, बार्स ऑफ प्रेजुडाइसिस के पीछे, जैसे जेल होती है उसके पीछे वो बंद है, और नैरो माइंडेडनेस है उसके बीच में, उसके दिमाग में, मतलब वो खुली सोच नहीं रखता है, वो उन सब चीज़ों से भी यू नो ही इज़ नॉट फ्री। और प्रेजुडाइसिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गो, मतलब कोई सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं है, बस आपने अपने दिमाग में वो हेट्रेड पाल ली है, ये मतलब होता है प्रेजुडिस का। तो वो जो इंसान है वो क्या है कि एक जेल बनी हुई है उसके लिए, उसके प्रेजुडाइसिस से, उसके हेट्रेड से, तो वो खुद भी फ्री नहीं है। ऑलराइट, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और का फ्रीडम छीन लेती हूँ, किसी और का फ्रीडम ले लेती हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मतलब जैसे कोई मुझसे मेरा फ्रीडम छीने वो भी फ्री नहीं है, सिमिलरली जैसे मैं फ्री नहीं हूँ जब उसने मुझसे मेरी फ्रीडम ले ली है। तो दोनों ही, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर नॉट फ्री, दे डू नॉट हैव फ्रीडम। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो ये जो अनजस्टिफाइड हेट्रेड है, प्रेजुडाइसेस हैं, नैरो माइंडेडनेस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड हैं वो दोनों ही क्या, किससे डिप्राइव्ड हैं, बेसिक ह्यूमैनिटी से डिप्राइव्ड हैं। उनके अंदर उनका जो ह्यूमन नेचर है वो दोनों से छीना जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन। ऑलराइट, तो जी ये हमारा पूरा चैप्टर था। आई नो इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। अपने पूरे एक एक तरीके से हमने देखा कि नेल्सन मंडेला, ये तो बहुत बड़ी बुक है बट एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया पड़ा कि एक पूरा एक सेंचुरी लॉन्ग पूरा जो इनका रिबेलियन चला उसमें उन्होंने किस किस तरीके की हार्डशिप्स झेली, कितना मुश्किल था इन सब चीज़ों से ऊपर आ पाना, एंड फाइनली हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। Alright, so इसको ढंग से रिवाइज करो and take care of yourself. Let's meet in the next lecture. Thank you.